वेलकम टू पनीशा ट्यूटर। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स के बारे में। सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। तो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव 4 इंडियन ओशन कंट्रीज़ का एक ग्रुप है जहां पर वो आपस में सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज़ का डिस्कशन करते हैं और एक दूसरे के साथ अपने सिक्योरिटी रिलेटेड चीज़ों को स्ट्रेंथन करने के बारे में बात करते हैं। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव 2011 के आसपास शुरू हुआ था, तो अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में चल रहा है क्योंकि इस कॉन्क्लेव का सेक्रेटेरिएट बनाने के लिए उसके लिए मेमोरेंडम जो है वो साइन हो चुका है। तो कोलंबो, जैसे आपको पता है, इट इज़ कैपिटल ऑफ श्रीलंका। तो श्रीलंका के अंदर इस कॉन्क्लेव का मेन जो सेक्रेटेरिएट है उसको एस्टेब्लिश किया जाएगा। इस सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में इंडिया से जो पार्टिसिपेट करने के लिए जाता है वो है हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो एट प्रेजेंट है अजीत डोवाल। तो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की शुरुआत हुई थी एज अ ट्राइलेटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी, मतलब 3 ही कंट्रीज थी। वो 3 कंट्रीज थी इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स। कुछ सालों के बाद मॉरिशस ने भी इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। तो एट प्रेजेंट 4 मेंबर कंट्रीज का ये ग्रुप है। इसमें 5 पिलर्स हैं जिनके ऊपर फोकस किया जाता है। फर्स्ट टाइम इज मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंडियन ओशन रीजन में, इन चारों कंट्रीज की मैरीटाइम सिक्योरिटी। दूसरा है काउंटरिंग टेररिज्म, जो टेररिज्म हमारे मैरीटाइम एरियाज में रहता है। ट्रैफिकिंग एंड ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, किसी भी तरह का ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अगर उस रीजन में होता है तो कंट्रीज उसमें कोलैबोरेट करेंगी। साइबर सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी एंड ऑल्सो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। ऑल दीज कंट्रीज आर वेरी प्रोन टू डिजास्टर्स ऑल्सो बिकॉज दे आर आइलैंड कंट्रीज एक्सेप्ट इंडिया। तो उसकी वजह से उनको उस तरह का डिजास्टर रिलीफ भी इसके अंडर दिया जाता है। तो इसमें आप एक कंट्रीज याद रखेंगे, इसका जो मेन हेडक्वार्टर है, जो मेन सेक्रेटेरिएट है, दैट इज गोइंग टू बी एस्टेब्लिश्ड इन कोलंबो, श्रीलंका। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट वेस्ट बंगाल अपराजिता बिल 2024। तो वेस्ट बंगाल की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसने सेंटर के 3 जो बिल हैं उनको अमेंड करने के लिए बिल पास किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट टेल यू कि क्रिमिनल लॉज आर अंडर कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब सेंटर और स्टेट दोनों उसमें रूल्स बना सकते हैं। बट एक प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन का अंडर आर्टिकल 254 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 254 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर स्टेट असेंबली सेंटर का कोई ऐसा लॉ चेंज करना चाहती है विच इज़ रिपंजेंट टू द ओरिजिनल लॉ, कि ओरिजिनल लॉ में कोई अमेंडमेंट पास करना चाहती है, तो वो बिल पास करने के लिए प्रेसिडेंट से अप्रूवल लेना ज़रूरी होगा। तो वेस्ट बंगाल की जो असेंबली है उसने तो अमेंडमेंट बिल पास कर दिया है। अब वो गवर्नर के पास नहीं जाएगा, अब वो गवर्नर से आगे जाएगा, प्रेसिडेंट तक अप्रूवल मिलेगा तो वो उसको एक्ट में ट्रांसफॉर्म करेंगे और उसको लागू किया जाएगा। ठीक है, तो जिन 3 लॉज को अमेंड किया है, लेट्स जस्ट डिस्कस ऑन दैट ऑल्सो। भारतीय न्याय संहिता 2023, जो हमारे अभी लॉज के नाम चेंज किए गए हैं, पहले इसका नाम था IPC, नाउ इट इज़ BNS, भारतीय न्याय संहिता। अदर इज CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर जो लॉ है हमारा, अब उसका नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। एंड थर्ड इज पॉक्सो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। इन तीनों में अमेंडमेंट्स किए गए हैं। अमेंडमेंट्स क्या हैं हम उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, BNS के अंडर जो रेप के अंडर सज़ा है, गैंग रेप, जो नॉर्मल हम रेप की अगर सिंपल में बात करें, या फिर जो 18+ एंड 18- की एज में जो रेप होता है उसके लिए मैक्सिमम पनिशमेंट इज लाइफ इम्प्रिजनमेंट या किसी केस में डेथ पेनल्टी। वेस्ट बंगाल ने उन लॉज को अमेंड करके कंपल्सरी डेथ पेनल्टी कर दिया है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, कि उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज नॉट इवन द ऑप्शन, सीधा डेथ पेनल्टी ही दे दी जाएगी, जो कि हमारे क्रिमिनल लॉज एट द नेशनल लेवल पे एग्जिस्ट नहीं करता है। दूसरी चीज़, BNSS के अंडर जो टाइम पीरियड है इन्वेस्टिगेशन का, जो पहले 2 मंथ्स दिया जाता है अंडर BNSS, उसको कम करके 21 डेज कर दिया गया है। इसके अलावा अपराजिता टास्क फोर्स एस्टेब्लिश की जाएगी थ्रू आउट एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, जिसके अंडर इन्हीं केसेस का इन्वेस्टिगेशन और इन केसेस के अंडर ट्रायल्स किए जाएंगे। और ऐसी ही कुछ स्पेशल कोर्ट्स भी पूरी स्टेट के अंदर अब वो बनाना चाहते हैं। तो रिसेंटली जो रेप केस हुआ था वेस्ट बंगाल के अंदर, उसके रिएक्शन में दिस इज व्हाट वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट इज डूइंग राइट नाउ। तो जब इसको प्रेसिडेंट असेंट मिलेगा तभी ये एक्ट में ट्रांसफॉर्म होगा। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट अ न्यू पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है, बायो E3 पॉलिसी। इसमें E3 का सेंस है इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। बायो से सेंस है बायोटेक्नोलॉजी। तो बेसिकली नाउ गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग कि बायोटेक्नोलॉजी को हम हमारी इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और एम्प्लॉयमेंट के लिए कैसे इकोनॉमी में यूज़ कर सकते हैं।
तो अभी जैसे बायोटेक्नोलॉजी हम बेसिकली एट प्रेजेंट मोस्टली एग्रीकल्चर जैसी चीज़ों में यूज़ करते हैं, जैसे कोई नई वैरायटी के सीड्स बना लेते हैं जो पेस्ट रेजिस्टेंट होते हैं, कोई हाई प्रोडक्टिविटी सीड्स बना लिए जैसे HYV सीड्स अंडर ग्रीन रेवोल्यूशन एंड ऑल दीज सीड्स। तो ये अब तक हम लोग मोस्टली इसको यूज़ कर रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए। अब इसको हम कैसे बाकी चीज़ों में भी एक्सपैंड कर सकते हैं, जैसे एनवायरनमेंट रिलेटेड इश्यूज विच इज़ वन ऑफ द थिंग। इकोनॉमी में कैसे हम इसको बूस्ट लाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इसमें इसी आर्टिकल में एक एग्जाम्पल गिवन है कि हम आर्टिफिशियली एक प्रोसेस के ज़रिए आर्टिफिशियली मिल्क जनरेशन कर सकते हैं जिसका नाम है प्रिसीशन फर्मेंटेशन। प्रिसीशन फर्मेंटेशन नाम का एक प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए आप बिना कैटल्स के सेम क्वालिटी, सेम टेस्ट एंड सेम न्यूट्रिशनल वैल्यू का मिल्क जनरेट कर सकते हैं, जिससे कैटल से होने वाला एमिशन कम हो जाएगा, कैटल पे हमारी डिपेंडेंस कम हो जाएगी। तो ऐसी चीज़ें अगर हम कल को इंट्रोड्यूस करते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी हमें हेल्प कर सकती है। तो अब गवर्नमेंट थ्रू आउट द कंट्री ऐसे 6 हब्स बनाएगी जहाँ पे इन्हीं चीज़ों के रिलेटेड रिसर्च होगी। जो उनका फोकस होगा इस रिसर्च में, दैट फोकस इज गोइंग टू बी ऑन प्रोड्यूसिंग स्पेशलाइज्ड केमिकल्स, स्मार्ट प्रोटीन्स, एंजाइम, फंक्शनल फूड्स, बायो प्रोडक्ट्स एंड ऑल्सो इसके अलावा क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन, बेसिक केमिकल्स एंड एंजाइम्स, इन सब चीज़ों के रिलेटेड 6 हब्स इंडिया में स्टेब्लिश किए जाएंगे। सो दैट इज बायो E3 पॉलिसी जो गवर्नमेंट लेकर आई है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको रिसेंटली अनवील किया है, तो हमारे लिए ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्स्ट जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ऑफ आर्म्ड फोर्सेज ऑफ इंडिया। तो इंडिया में हमें कुछ सालों से ये रियलाइजेशन होना शुरू हो गया है कि इंडिया को इंटीग्रेटेड कमांड फोर्सेस की ज़रूरत है। इंटीग्रेटेड कमांड फोर्सेस का मतलब है कि हमारी आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी आपस में मिलकर काम करे। इनका कोलैबोरेशन इंडिया में काफ़ी सालों से एक मिसिंग फैक्टर है कि अपनी पॉलिसीज़ मिलकर नहीं बनाते, इनका आपस में कोलैबोरेशन नहीं होता। तो पहले तो कुछ साल पहले गवर्नमेंट ने एक CDS का पोजीशन लॉन्च किया था, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो पहले हमारे CDS बने थे बिपिन रावत, जिनकी एयर क्रैश में डेथ हो गई थी। तो अब एट प्रेजेंट हमारे CDS हैं अनिल चौहान। तो एक तो CDS की पोजीशन बनाई उन तीनों को इंटीग्रेट करने के लिए। तो पिछले साल से एक कॉन्फ्रेंस शुरू हुई इंडिया में जिसका नाम है परिवर्तन चिंतन। परिवर्तन चिंतन जो है उसमें CDS प्लस तीनों आर्म्ड फोर्सेस के हेड मिलके कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो अब इस साल पहली बार एक जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई इंडिया में जिसमें CDS, तीनों फोर्सेस के चीफ प्लस डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने उसमें पार्टिसिपेट किया। और डिफेंस मिनिस्टर ने जो बात करी मेन, दैट वाज रिलेटेड टू इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। जो इसी साल से ये चीज़ ज़्यादा न्यूज़ में चल रही है कि हम लोग पूरी कंट्री में ऐसे अलग अलग जगह पे थिएटर कमांड बनाएंगे जहाँ पे तीनों फोर्सेस मिलकर काम करेंगी, ताकि हम बॉर्डर्स को, सेंसिटिव एरियाज़ को अच्छे से प्रोटेक्ट करने में सक्सेसफुली ऑपरेटिव रहें। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक तो ये कॉन्फ्रेंस लखनऊ यूपी में कंडक्ट हुई थी। मीटिंग वॉज प्रिसाइडेड बाय डिफेंस मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। डिफेंस सेक्रेटरी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, तीनों फोर्सेस के हेड ने पार्टिसिपेट किया था एंड ऑल्सो CDS ऑफ आवर कंट्री। तो इन सब ने ये कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया। अब हर साल इनकी कुछ मीटिंग्स होती रहेंगी तो हमें उनको फॉलो अप करना होगा। नेक्स्ट लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दैट प्राइम मिनिस्टर्स विजिट टू ब्रुनेई एंड सिंगापुर। तो दोनों कंट्रीज़ जो हैं एशियान ग्रुप का पार्ट हैं। एशियान इज़ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्राइम मिनिस्टर का विजिट रहा है। देखो सिंगापुर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो मेन डिस्कशन का पॉइंट रहा है, दैट पॉइंट वाज रिलेटेड टू सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स में इंडिया, US और सिंगापुर तीनों ने कोलैबोरेशन दिखाया है कि हम टेक्नोलॉजी शेयरिंग में या आपस में अपना जो ट्रेड है सेमीकंडक्टर्स में वो कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं। दूसरी जो कंट्री है ब्रुनेई, उसके रिलेटेड कुछ स्टैटिक पॉइंट्स हैं जो हाईलाइट हुए हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। पहली चीज़, ब्रुनेई जो है दैट वाज आल्सो अंडर ब्रिटिशर्स रूल। उनको आज़ादी मिली थी 1984 में। उसके बाद 1992 से इंडिया और ब्रुनेई के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं, मतलब इंडिया का हाई कमीशन उनकी कंट्री में, उनका हमारी कंट्री में। लेकिन आज तक प्राइम मिनिस्टर मोदी से पहले कोई भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर कभी ब्रुनेई नहीं गया। सो फर्स्ट पॉइंट टू रिमेंबर हियर इज दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु विजिटेड ब्रुनेई। दूसरी चीज़, ब्रुनेई जो है दैट इज लोकेटेड इन बोर्नियो आइलैंड्स। फॉर दैट देयर इज अ रेफरेंस टू दिस। ये जो आपको यहाँ पे आइलैंड्स दिख रहे हैं, ये नीचे वाला जो ग्रीन पार्ट है दिस इज इंडोनेशिया, दिस ऑरेंज पार्ट इज मलेशिया। यहाँ पे मलेशिया में बिल्कुल एक छोटा सा डॉट दिखता है हमें ब्लू कलर का, दैट इज ब्रुनेई।
ये जो हैं तीनों कंट्रीज़ मिलकर, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, ये तीनों कंट्रीज़ के जो आइलैंड्स हैं इनको एज कंबाइंड बोर्नियो आइलैंड्स बोला जाता है। एंड बोर्नियो आइलैंड्स आर थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, दुनिया के थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड है। तो ब्रुनेई कंट्री अगर आप मैप में देखें, इट इज़ अ वेरी स्मॉल कंट्री एंड इट इज़ अ मुस्लिम सल्तनत कंट्री, मोनार्की एग्जिस्ट करती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नाउ, सुल्तान ऑन ब्रुनेई जिनका नाम है सुल्तान हाजी हसन अल बोल्किया, ये दुनिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग मोनार्क्स में से एक हैं। मतलब इनका जो टेन्योर है, ही बिकेम मोनार्क ऑफ ब्रुनेई इन अप्रॉक्सीमेटली 1965 के आसपास ये मोनार्क बने थे और अब तक ही इज़ कॉन्टिन्यूइंग एज मोनार्क। तो ये दुनिया के एट प्रेजेंट लॉन्गेस्ट सर्विंग मोनार्क हैं। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरी चीज़, प्राइम मिनिस्टर को लंच के लिए जिस पैलेस में लेकर गए थे उसका नाम था इस्ताना नुरुल इमान पैलेस, पैलेस ऑफ लाइट ऑफ फेथ भी कहते हैं। ये जो पैलेस है ये दुनिया का लार्जेस्ट पैलेस है जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 300 के आसपास तो रूम्स हैं। तो ये पैलेस और ये लॉन्गेस्ट सर्विंग मोनार्क, इन दोनों का नाम एग्जाम के लिए इज़ इम्पॉर्टेंट। नाउ सिंगापुर में बात हुई सेमीकंडक्टर चिप्स की, इसके बाद एग्रीमेंट हुआ सेमीकंडक्टर, डिजिटल टेक्नोलॉजी, हेल्थ एंड स्किल डेवलपमेंट के ऊपर। न्यूली इलेक्टेड सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर हैं लॉरेंस वोंग, जिनके साथ इन मेमोरेंडम्स के बारे में और एक कैसे हम इकोसिस्टम जनरेट कर सकते हैं एशियन कंट्रीज़ में इन सेमीकंडक्टर चिप्स के रिलेटेड, दैट वाज द मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन देयर। तो ये दोनों कंट्रीज़ का विजिट, नाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट सेंटर गवर्नमेंट, त्रिपुरा गवर्नमेंट, इन दोनों ने मिलकर दो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं त्रिपुरा के जिनके साथ पीस पैक्ट साइन किया है। इन ग्रुप्स के नाम है, फर्स्ट इज नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, सेकेंड ग्रुप का नाम है ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स। ये जो दोनों ग्रुप्स हैं ये बहुत टाइम से इंसर्जेंसी क्रिएट कर रहे हैं त्रिपुरा के अंदर। तो अब वहाँ पर एक पीस पैक्ट कह लो या एक शांति का जो वो है पैक्ट, वो सेंटर गवर्नमेंट एंड त्रिपुरा गवर्नमेंट ने साइन कर लिया है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट नाउ। जैसे असम अकॉर्ड इज़ वेरी फेमस 1985, बहुत सारे ऐसे नॉर्थ ईस्ट में अकॉर्ड अब तक हम लोग साइन कर चुके हैं। अकॉर्डिंग टू डाटा दिस इज़ द 12th एग्रीमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड थर्ड रिलेटेड टू त्रिपुरा। त्रिपुरा का तीसरा है, ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट का 12th है। चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा है मनिक साहा और त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। तो दोनों हम एक तो ग्रुप्स के भी नाम याद रखेंगे, एक है नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा एंड सेकंड इज ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट इंडस एक्स समिट। इंडस एक्स का पहले तो फुल फॉर्म देख लेते हैं, इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम समिट। और इस समिट दिल्ली में हुई थी ये समिट, जिसको होस्ट किया था डिफेंस सेक्रेटरी, उनका नाम है गिरिधर अरमान। तो एक तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए कि कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी, मीटिंग कहाँ हुई थी और इसको मीटिंग को सारा कंडक्ट किसने कराया, हमारे डिफेंस सेक्रेटरी ने, और उसकी फुल फॉर्म क्या है। अब इंडिया और यूएस के अगर हम रिलेशंस की बात करें तो इंडिया यूएस अच्छे खासे डिफेंस रिलेशन शेयर करता है। डिफेंस रिलेशन एज इन, एक तो इंडिया यूएस की बहुत सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं, ये सारे नाम है, युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, मालाबार वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वाड कंट्रीज के बीच में होती है, कोप इंडिया, टाइगर ट्रायम्फ, रेड फ्लैग, रिम ऑफ द पैसिफिक, सी ड्रैगन। इनमें से कुछ बायलेटरल हैं, कुछ मल्टीलेटरल भी हैं, तो सारी की सारी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, क्योंकि आपको पता है यूएस इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ वेपन्स इन द वर्ल्ड सिंस वर्ल्ड वॉर 2। पूरी दुनिया को सबसे ज़्यादा वेपन्स बनाकर कौन सप्लाई करता है, यूएस। सो ऑल्सो इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन यूएस फॉर वेपन्स ओनली। 20 बिलियन तक का एक्सपोर्ट जो है इंडिया एवरी ईयर ऑन एन एवरेज कर लेता है यूएस से वेपन्स का। हमारे बहुत सारे फेमस एयरक्राफ्ट्स हैं जैसे अपाचे, चिनूक, हमारे जो हेलीकॉप्टर्स हैं, ये सब चीज़ें हम लोग यूएस से खरीदते हैं। तो इसमें ये जो मीटिंग है इसमें जो डिस्कशन हुई, वो डिस्कशन हुई पहली बात तो इंडो पैसिफिक रीजन, पैसिफिक ओशन एंड इंडियन ओशन का जो सारा रीजन है उसमें हम कैसे अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड ओपन एंड फ्री एरिया उसको इंश्योर कर सकते हैं, बिकॉज दैट एरिया इज़ प्रोन टू व्हाट, चाइनीज़ एग्रेशन। चाइना जो है बहुत सालों से उस एरिया में एग्रेसिव एक्टिविटीज़ को फॉलो कर रहा है, कभी ताइवान पे अटैक कर रहा है, कभी फिलीपींस पे अटैक कर रहा है, साउथ चाइना सी में अपनी टेरिटरी के बाहर निकल कर अटैक करने की कोशिश करता है। तो उसको काउंटर करने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंडिया ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव इज़ वन ऑफ इट, इंडस एक्स इज़ नाउ सेकेंड ऑफ द सेम सिनेरियो ओनली। सो इन दिस, पहले तो हम बात कर रहे हैं इंडो पैसिफिक रीजन की सिक्योरिटी की, दूसरा है कि इंडिया एंड यूएस
मिलकर मिलिट्री इक्विपमेंट्स की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होना चाहता है, जिसके लिए इंडिया में एमएसएमईज को अब प्रमोट किया जा रहा है कि वो भी डिफेंस सेक्टर की प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करें। दूसरी चीज़, इंडिया अब डिफेंस सेक्टर में सेल्फ डिपेंडेंट भी बनना चाहता है कि जो डिपेंडेंसी है हमारी, सबमरीन्स हम फ्रांस से ले रहे हैं, अब हेलीकॉप्टर्स हम यूएस से ले रहे हैं, कभी हम जर्मन से कुछ खरीद रहे हैं, रशिया से टैंक खरीद रहे हैं, उस चीज़ की डिपेंडेंसी को हम लोग कम करना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली वी आर नाउ प्रमोटिंग प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो इनटू इट कि एमएसएमईज के जरिए हम बनाएं। अब डिफेंस इक्विपमेंट बनाने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, वो टेक्नोलॉजी हम यूएस से लेना चाहते हैं, तो दे विल बी ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी शेयरिंग ऑल्सो, और कोलैबोरेशन होगी। एक इनिशिएटिव हुआ था कुछ साल पहले जिसका नाम है ICET इनिशिएटिव ऑफ क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। तो इस इनिशिएटिव के अंदर यही डिस्कस हुआ था कि जो डिफेंस रिलेटेड क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ होंगी, जो भी यूएस डेवलप करेगा, इंडिया बनाएगा, वो आपस में उस चीज़ को शेयर करेंगे ताकि हम कोलैबोरेशन से उस चीज़ को बढ़ा सकें। तो इंडस एक्स समिट का जो मेन जिस्ट था, जो डिस्कशन का पॉइंट था, दैट वाज डिफेंस, और डिफेंस में कैसे इंडिया और अमेरिका अपने रिलेशंस को इम्प्रूव कर सकता है। आगे हम बात करते हैं पेंशन स्कीम। गवर्नमेंट ने एक नई लॉन्च करी है जिसका नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इससे पहले भी 2 पेंशन स्कीम्स हैं जो इंडिया में ऑलरेडी ऑपरेटिव हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम एंड न्यू पेंशन स्कीम। यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है 2025 से इम्प्लीमेंट की जाएगी। जिन लोगों ने कम से कम 25 साल के लिए सर्व किया है, गवर्नमेंट जॉब करी है, उन लोगों को 50% ऑफ एवरेज सैलरी, जो भी लास्ट उनकी एवरेज सैलरी होगी 12 महीनों की, उसका जो भी एवरेज निकलेगा उस हिसाब से उनको पेंशन दी जाएगी, उसका 50%। और अगर किसी इंसान ने कम से कम 10 साल भी काम किया होगा तब भी उसको मिनिमम इंश्योर्ड 10,000 रुपीज़ एज पेंशन दिया जाएगा। दीज आर द 2 मेन फीचर्स अंडर यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंपैरिजन का हमारे पास डाटा है। फीचर्स अगर हम बात करें तो पेंशन अमाउंट इज 50% ऑफ लास्ट सैलरी ड्रॉन। यहाँ पे सिर्फ आखिरी सैलरी का 50% था, यहाँ पे पिछले 12 महीनों का हम लोग एवरेज ले रहे हैं। यहाँ हम ले रहे थे मार्केट लिंक पेंशन है, जहाँ पे पेंशन का वैल्यू डिफाइन नहीं था। किसी इन्वेस्टमेंट फंड में जो भी आपने पैसा लगाया है वो कैसा मार्केट में परफॉर्म करेगा उस पे बेसिस पे डिपेंडेंट था। नेक्स्ट इज इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। दिस इज ऑल्सो एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन ऑन द बेसिस ऑफ CPI इंडस्ट्रियल वर्कर्स। इस पे ये चीज़ एप्लीकेबल ही नहीं है न्यू पेंशन स्कीम के ऊपर। एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन में यहाँ पे एम्प्लॉय कुछ कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे, इधर 10% बेसिक पे एंड DA जो है वो एम्प्लॉयज़ की तरफ से दिया जाएगा, और इधर जो है वो 10% बेसिक पे एंड DNS अलाउंस, तो इधर भी ये दोनों चीज़ें सेम रहेंगी। गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ओल्ड पेंशन स्कीम के अंडर फुल फंडिंग इज फ्रॉम द गवर्नमेंट। यहाँ पे 18.5% एम्प्लॉयज़ बेसिक सैलरी एंड DNS अलाउंस, बाकी गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूट करेगी, और इधर वो 14% था। देन फैमिली पेंशन कॉन्टिन्यूज इवन आफ्टर रिटायर्स एंड डेथ, और यहाँ पे कॉर्पस पे डिपेंड करेगा कि आपका कितना फंड है, उस पर डिपेंड करेगा। थर्ड इज 60% ऑफ एम्प्लॉयज़ पेंशन। तो यूपीएस के अंडर एक ये भी फ़ायदा हो जाएगा कि अगर डेथ भी हो जाती है पेंशनर की तब भी 60% जो पेंशन है वो दी जाएगी उसकी फैमिली को। तो यहाँ पे कोई मार्केट रिस्क नहीं है, इधर मार्केट रिस्क है, और यहाँ पे एनपीएस से कम मार्केट रिस्क है। तो एनपीएस से कंपेयर करें तो एनपीएस वाज मोस्ट मार्केट ओरिएंटेड, कि वो मार्केट में किस हिसाब से इन्वेस्टमेंट फंड परफॉर्म कर रहा है, एंड यूपीएस में एक एश्योर्ड पेंशन है कि कुछ भी हो जाए आपको पेंशन तो कम से कम मिलेगी। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस। सो दीज वर ऑल द करंट अफेयर्स फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ सेप्टेम्बर। बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पे।